नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे मुद्दे की बात कार्यक्रम में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की भूमिका के बारे में। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही थी और इसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने अपने संबोधन में भी किया है, जब वे कल भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले की प्राचीर से। और इस लिहाज से यह चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन सी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहाँ जब हम जिक्र करेंगे तो प्रधानमंत्री महोदय ने जिन महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में बताया उनके बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही कुछ अन्य ऐसी महिलाओं के बारे में भी जिक्र करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, है ना। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इनका जिक्र किया गया और इन्हीं में शामिल हैं रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी वेलु नाचियार। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। इनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ था जिनका नाम था गंगाधर राव। ठीक है, लेकिन इनकी अपनी संतान नहीं थी। इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था और गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद जब इन्होंने कोशिश की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कोशिश की कि अपने गोद लिए बच्चे को झांसी रियासत की राजगद्दी सौंपी जाए, तब फिर इनका अंग्रेजों के साथ आमना सामना हुआ। कारण इसका यह था कि उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी ने कोशिश की थी एक सिद्धांत के जरिए रियासतों को अपने कब्जे में करने की, ब्रिटिश कंपनी के कब्जे में करने की, और यह सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है व्यपगत का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ ही यह था कि यदि किसी रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर उस देशी रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में कर लेगी, उसे अपने अधीन विलय कर लेगी। ठीक है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया। वे चाहती थी कि अपने गोद लिए बच्चे को ही उत्तराधिकार सौंपा जाए। ठीक है, उस समय 1856-57 की यह बात है और आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में कुछ देशी रियासतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनमें से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी एक थी, है ना। ग्वालियर में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ाई में इनकी मृत्यु हो जाती है। जनरल हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस का लोहा माना था और उसने इनकी प्रशंसा की थी। जब इनकी मृत्यु हुई तो उसने यहाँ तक कहा था कि यह जो औरत लेटी हुई है यह विद्रोह करने वाले लोगों में एकमात्र मर्द है। और इस तरीके से इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रशंसा भी की थी। आगे बात करते हैं, झलकारी बाई के बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा दल का निर्माण किया था और इस दुर्गा दल में झलकारी बाई भी शामिल थी। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की विश्वसनीय सलाहकार के तौर पर काम किया था। झलकारी बाई के बारे में मैं आपको यह भी बताऊं कि इनको बुंदेलखंड में, है ना, बुंदेलखंड में सम्मान के साथ इनको देखा जाता है। जो झलकारी बाई हैं उन्हें, है ना, बुंदेलखंड में जनजातीय क्षेत्र जो है वहां पर इन्हें सम्मान के साथ देखा जाता है और इन्हें भगवान का अवतार भी माना जाता है और इनकी जयंती मनाई जाती है। झलकारी बाई की जयंती मनाई जाती है हर साल। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी भूमिका अदा की थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ में और किस तरीके से इन्होंने उस दौरान, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अपनी भूमिका अदा की थी। और दूसरा हम आगे बात करते हैं दुर्गा भाभी, है ना। दरअसल दुर्गा भाभी इनका एक प्रचलित नाम था। इनका असली नाम है दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी इनको प्रचलित नाम यानी कि दुर्गा भाभी के नाम से इनको जाना जाता था। तत्कालीन इलाहाबाद में
इनका जन्म हुआ था। ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष में इन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। आपको पता होना चाहिए कि सरदार भगत सिंह, जो कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इनके साथ भी दुर्गावती देवी ने बढ़-चढ़ कर सहयोग दिया था। और नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, इसमें भी, इस क्रांतिकारी संगठन में भी इन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी। आपको पता हो कि 1928 में जब सॉन्डर्स हत्या के बाद सरदार भगत सिंह और इनके साथियों को जब पुलिस पकड़ रही होती है, उनकी खोजबीन कर रही होती है, तब फिर दुर्गावती देवी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और इनको बचाने की कोशिश भी की थी, है ना। तो इस लिहाज से इनको ध्यान में रखने की जरूरत है, और किस संगठन से जुड़ी हुई थी ये आपको समझने की जरूरत है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि इनके जो पति थे, दुर्गावती देवी के जो पति थे, वो भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उनका नाम था भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा, इनका नाम सुना है आपने? इन्होंने फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब इसकी रचना की थी। किन्होंने? भगवती चरण वोहरा ने। और भगवती चरण वोहरा की वो पत्नी है कौन? दुर्गावती देवी या दुर्गा भाभी, जिन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों के साथ मिलकर करके योगदान दिया था। सॉन्डर्स हत्या के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सॉन्डर्स हत्या, जो साइमन गो बैक का नारा दिया जा रहा था और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था, तो इसी जो सॉन्डर्स है, इसी के नेतृत्व में जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने उन पर वार किया था और लाठीचार्ज किया था। उसी का बदला लिया गया था भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा, और इसे लाहौर षड्यंत्र के तौर पर जाना गया था। तो इसी केस के दौरान इन्होंने, दुर्गावती देवी ने, भगत सिंह और उनके साथियों की मदद भी की थी। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर किस तरीके से इन्होंने अपनी भूमिका अदा की। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म मणिपुर में हुआ था और ये एक नागा राजनेता थी और इनको कैद कर लिया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा, है ना। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो रानी गाइदिन्ल्यू हैं, ये हेकारा, है ना, हेकारा नाम का एक आदिवासी मूवमेंट है, उसमें इन्होंने भूमिका अदा की थी। बाद में ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, ये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और इसके बाद ब्रिटिश शासन के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वर्ष 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है, तब इनको छोड़ा जाता है, तब इनको जेल से रिहा किया जाता है। और उस समय फिर प्रधानमंत्री जो थे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें पहाड़ की बेटी और रानी की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझिएगा कि रानी गाइदिन्ल्यू की भूमिका किस तरीके से यहाँ पर देखी जाती है, कहाँ पर इनका जन्म होता है, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो उस समय 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, 1947 में इनकी जब रिहाई होती है जेल से, तो इन्हें पहाड़ की बेटी और रानी की उपाधि भी देते, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरीके से ये महिलाएं अपने प्राणों की आहुति देने को बेकरार थी, किस तरीके से ये महिलाएं अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की स्वतंत्रता की चाह कर रही थी। ऐसे ही एक और महिला है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा कित्तूर की रानी थी। कित्तूर वर्तमान में कर्नाटक में, है ना, वर्तमान में कर्नाटक में कित्तूर, वहां की ये रानी थी और इन्होंने भी ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में भी प्रधानमंत्री महोदय ने चर्चा की। साथ ही बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से बिलोंग करती थी, बेगम हजरत महल के पति वाजिद अली शाह को जब अंग्रेजी सरकार उनके रियासत से हटा देती है, बाहर निकाल देती है,
तो फिर बेगम हजरत महल ने लखनऊ की जिम्मेदारी संभाली थी और ब्रिटिश शासन का मुकाबला किया था। इसके अलावा वेलू नाचियार की भी भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर मानी जाती है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत की पहली रानी जिन्होंने ब्रिटिश राज का मुकाबला किया, है ना। वेलू नाचियार के बारे में ये कहा जाता है। ठीक है। जो हैदर अली के बारे में आपने सुना होगा, ये मैसूर से संबंधित है। मैसूर के जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान के फादर, टीपू सुल्तान के पिताजी ये थे। तो हैदर अली का समर्थन भी इनको प्राप्त था, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं वेलू नाचियार के बारे में। इसके अलावा अरुणा आसफ अली का भी जिक्र होना चाहिए, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महती भूमिका अदा की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने संबोधन भाषण में यहाँ तक जिन महिलाओं के बारे में मैंने आपसे बताया, आपसे के साथ डिस्कस किया, उनके बारे में ही उन्होंने अपने संबोधन भाषण में बताया था। इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जिनके बारे में बताना जरूरी है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका अदा की थी। तो अरुणा आसफ अली के बारे में मैं आपको बताऊं, ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका अदा की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैं आपको बताऊं, ग्वालियर टैंक मैदान में जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देते हुए और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उसी मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में ही अरुणा आसफ अली ने भारत के झंडे को फहराया था और इस लिहाज से इनकी चर्चा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। अरुणा आसफ अली के बारे में आपको यहाँ पर इस तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा मातंगनी हाजरा के भी बारे में आपको जानना चाहिए। मातंगनी हाजरा ने तामलुक में बड़ी भूमिका निभाई थी। तामलुक में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और उस दौरान ही मातंगनी हाजरा ने ब्रिटिश पुलिस का विरोध किया था और ब्रिटिश पुलिस की गोलियों की शिकार हुई थी, है ना। तो यहाँ पर आपको मातंगनी हाजरा के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सरोजनी नायडू के बारे में मैं आपको बताऊं तो सरोजनी नायडू तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष ही बनी थी, है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कौन? तो सरोजनी नायडू। और इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। इनके अलावा सरला देवी चौधरानी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये एक शिक्षाविद थी, है ना। और इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें प्रेरित किया कि किस तरीके से वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका अदा कर सकती हैं। और इस लिहाज से भी इनको याद किया जाता है, सरला देवी चौधरानी को। ठीक है। तो ये सब जो महिलाएं हैं, इन सभी महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी लेवल पर अपना योगदान दिया और इनकी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है ना। तो कभी यदि परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए इन महिलाओं के योगदान के संदर्भ में, तो आपको आसानी हो सकती है इनका उत्तर लिखने में। और साथ ही कभी यदि मेंस में, मुख्य परीक्षा के आधार पर सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताइए, तो आप एक एक कर कुछ कुछ शब्दों में इन सभी
के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।